वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग 20-25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों के बाईं ओर खिसकने से साम्य मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए, जब हम बाजार संतुलन की बात करते हैं तो बाजार संतुलन कहाँ पे होता है? जहाँ पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो साम्य मात्रा है वो कितनी है? ओ से लेकर क्यू, और साम्य कीमत कितनी है? ओ से लेकर पी तक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास में है कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों अगर बाईं ओर खिसकते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो देखिए पूर्ति वक्र को हमने लेफ्ट साइड में खिसका दिया और मांग वक्र को भी हमने लेफ्ट साइड में, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नया जो संतुलन बिंदु आएगा उस पे एक तरह से क्या हो गया, जो साम्य मात्रा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, वो क्या होगी? घटेगी, उसमें कमी आएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल देखिए, सिंपल सा है। मांग और पूर्ति जब दोनों में कमी होती है तो जो संतुलन मात्रा है, साम्य मात्रा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, वो हमेशा घटेगी, ठीक है, जब दोनों में कमी आती है तब। जब मांग और पूर्ति दोनों में वृद्धि होगी तो जो संतुलन मात्रा है वो भी एक तरह से क्या होगी? बढ़ेगी। अब वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है और स्थिर भी रह सकती है। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? मांग और पूर्ति में जो परिवर्तन हुआ है उसका अनुपात कितना है। मतलब मांग में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है या कीमत में, पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है या दोनों में समान मात्रा में परिवर्तन हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करेगी संतुलन कीमत। अगला है, मांग और पूर्ति वक्र दोनों के दाईं ओर खिसकने से संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। जबकि देखिए, जब मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रहे हैं, देखिए मांग भी बढ़ रही है, पूर्ति भी बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो संतुलन कीमत, देखिए पूर्ति बढ़ेगी मतलब पूर्ति वक्र इधर आ गया है। अब देखिए, पूर्ति अगर बढ़ रही है साथ साथ में मांग भी क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि दोनों वक्र दाईं और राइट वर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन कीमत है, देखिए संतुलन मात्रा तो बढ़ेगी, ये तो फिक्स है, लेकिन जो संतुलन कीमत है वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती हैं और वो स्थिर भी रह सकती हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? मांग और पूर्ति में जो वृद्धि हो रही है वो किस अनुपात में वृद्धि हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई भी स्थिति हो सकती है, कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, स्थिर भी रह सकती है। अगला है, जिस कीमत पर मांग और पूर्ति बराबर हो उस कीमत को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है, इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे, संतुलन या साम्य कीमत कहेंगे, ठीक है। जिस कीमत पर मांग और पूर्ति बराबर है, देखिए ये, तो यहाँ पे ये जो ओपी कीमत है ये एक तरह से क्या है? संतुलन कीमत है, ठीक है, जहाँ पे मांग और पूर्ति का स्तर क्या है? बराबर है। फिर है, लागत वस्तुओं की कीमत में कमी आने पर पूर्ति वक्र किस ओर खिसकेगा? ठीक है, अगर वस्तु की कीमत में जो कमी आ रही है वो लागत में कमी के कारण अगर आती हैं, ठीक है, तो लागत में अगर कमी आ जाएगी तो जो वस्तु की पूर्ति है वो एक तरह से क्या होगी? बढ़ेगी। और वस्तु की पूर्ति अगर बढ़ती है तो जो पूर्ति वक्र है वो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका होना चाहिए दाईं ओर, ठीक है। अब देखिए, दाईं ओर को हम नीचे की ओर भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड नहीं होगा, ठीक है। ज्यादातर अपना जो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए? राइटवर्ड होना चाहिए। अगला है, एक उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि होने से पूर्ति वक्र किस ओर खिसकेगा? तो देखिए, जब उद्योग में फर्मों की संख्या बढ़ती है तो फर्मों की संख्या बढ़ने से जो वस्तु की पूर्ति है, सप्लाई है, वो भी एक तरह से क्या होगी? बढ़ेगी। और सप्लाई अगर बढ़ती है तो जो पूर्ति वक्र है वो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूर्ति वक्र हमारा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब फर्मों की संख्या बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, और वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तो जो पूर्ति वक्र है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा।
अगला देखिए, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर मांग वक्र। अब देखिए यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने पे प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? मांग के ऊपर। और उपभोक्ता अगर ज़्यादा होंगे तो वस्तु की जो मांग है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। और वस्तु की मांग अगर बढ़ेगी तो मांग वक्र क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर खिसकेगा। अगला है, श्रम की मांग वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? ठीक है, श्रम की मांग अगर हम देखें तो मजदूरी दर के साथ में उसका संबंध कैसा होता है? विपरीत संबंध होता है। मतलब मजदूरी दर अगर ज़्यादा होगी तो श्रम की मांग कम होगी, और मजदूरी दर कम होने पर श्रम की मांग क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए जो हमारा श्रम का मांग वक्र है वो एक तरह से क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप होगा, नीचे की ओर ढलान वाली रेखा होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, आधिक्य मांग बाजार की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, आधिक्य मांग मतलब एक्सेस डिमांड। जब अर्थव्यवस्था में क्या है? पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, जो हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा पूर्ति वक्र, ये हमारा मांग वक्र है, और ये संतुलन कीमत है ओ से लेकर पी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें एक्सेस डिमांड, ठीक है, जो अधिक मांग है वो कंडीशन कहाँ पे है आपकी? इस जगह। ठीक है, जब वस्तु की कीमत क्या है? संतुलन कीमत से कम है। P1 कीमत पर अगर हम देखें मांग ज़्यादा है और पूर्ति क्या है? कम। तो ये एक तरह से क्या है? मांग आधिक्य की स्थिति है। और मांग आधिक्य की स्थिति में क्या होगा? धीरे धीरे जो कीमत है वो क्या होगी? एक तरह से बढ़ेगी। तो बाजार कीमत एक तरह से बढ़ेगी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है, बाजार के प्रमुख रूप। ठीक है, सारे पूर्ण प्रतियोगिता भी होता है, एकाधिकार भी होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता भी होता है, ये सभी बाजार के रूप हैं। लागत घटाने वाली तकनीकी प्रगति से क्या होगा? ठीक है, अर्थव्यवस्था में अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, तकनीकी में सुधार होता है, और उससे अगर लागत घटती है तो लागत में कमी आने से क्या होगा? वस्तु की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी, और उत्पादन की जो मात्रा है वो एक तरह से क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। अगला देखिए, कीमत नियंत्रण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है या कमी होती है तो सरकार एक निश्चित स्तर पर वस्तुओं की कीमत को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नियंत्रित वस्तुओं की कमी बनी रहेगी। बिल्कुल सही है। और इससे हो सकता है कि काला बाजारी को भी एक तरह से बढ़ावा मिले। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है, आधा कीमत वृद्धि से होती है। ठीक है, आधा मतलब उत्पादन के जो साधन हैं, ठीक है, उत्पादन के साधनों की कीमत अगर बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? वस्तुओं की कीमत भी बढ़ेगी, और उत्पादन की जो मात्रा है उसमें एक तरह से कमी आ सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एकाधिकारी फर्म का एमआर उत्पादन वृद्धि के साथ घटता जाता है। ठीक है, एकाधिकार की स्थिति में अगर हम देखें तो जो एमआर वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, जो सीमांत आगम है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो क्या होगी? घटती जाएगी, क्योंकि अधिक मात्रा उत्पादन की बेचने के लिए कीमत में कमी करनी पड़ती है, इसलिए सीमांत आगम घटेगी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, एम आर बराबर एम सी, सीमांत आगम और सीमांत लागत जो है वो बराबर होती हैं। वास्तव में सभी प्रकार की फर्मों के लिए एक सामान्य रूप से मान्य अधिकतम लाभ की कसौटी है। ठीक है, किसी भी फर्म का लाभ अधिकतम अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। और दीर्घकालीन प्रतियोगी संतुलन की दोहरी शर्त है, प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ये क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। या हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत, सीमांत आगम,
सीमांत लागत और औसत लागत ये एक तरह से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु की बाजार पूर्ति के बारे में असत्य है। तो देखिए पहला कथन यहाँ पे है, बाजार पूर्ति वक्र यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत फर्मों द्वारा कुल कितना उत्पादन किया जा रहा है। तो पहला कथन तो यहाँ पे सही लग रहा है। दूसरा है, पूर्ति वक्र में खिसकाव होगा यदि कुछ फर्मों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है। फर्मों के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो पूर्ति वक्र क्या होगा, खिसकेगा। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो बाजार पूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो बाजार पूर्ति वक्र में परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। बस बाजार पूर्ति वक्र का जो एक बिंदु है वहां से दूसरे बिंदु पर चले जाएंगे। मतलब इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, संचलन कह सकते हैं। एक ही पूर्ति वक्र पर संचलन होगा जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, और कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण अगर बाजार पूर्ति में परिवर्तन आएगा तो उससे बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे फल नहीं है, यहाँ पे क्या है, फर्मों की संख्या में परिवर्तन होने पर भी बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए, बी और डी कथन सही है। गलत कथन आपका कौन सा है, सी। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, कीमत स्वीकारक फर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कीमत स्वीकारक फर्म कौन सी होती हैं, पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती हैं, और वो क्या करते हैं, प्रचलित बाजार कीमत पर फर्म अपना उत्पादन बेचती हैं, बिल्कुल सही है। कीमत का निर्धारण प्रतियोगी फर्म नहीं करती, कौन करती हैं, बाजार। और बाजार में जिस कीमत का निर्धारण होगा उसी पे फर्म क्या करेगी, अपनी वस्तु की उत्पादन की मात्रा जो इसको बेचेगी। फर्म का मांग वक्र नीचे की ओर ढालू होता है, ये गलत है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम देखें तो जो मांग वक्र है वो कैसा होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल होता है, नीचे की ओर ढालू नहीं होता, ठीक है। नीचे की ओर ढालू कहाँ पे होता है, एकाधिकार या फिर एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में होता है। फिर फर्म का मांग वक्र क्षैतिज होता है, चाहे बाजार मांग वक्र ढालू, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्म का मांग वक्र क्या होगा, क्षैतिज होगा। क्षैतिज का मतलब क्या हो गया, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, बिल्कुल सही है। बाजार मांग वक्र ढालू होता है, इस तरीके से बाजार मांग वक्र होता है, ये कथन हमारा सही है। और फिर डी है, वस्तु की कीमत बाजार कीमत से अगर ज़्यादा है, ऊंची होने पर फर्म की बिक्री कुछ नहीं होगी, बिल्कुल सही है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी जो उत्पादक फर्में हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन्हें बाजार के बारे में जानकारी होती है, इसलिए कोई भी फर्म वस्तु की ऊंची कीमत वसूल नहीं सकती है। जो बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत निर्धारित होगी उसी कीमत पर अपनी वस्तु को बेचेगी। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन से वक्र संपाती, कोइंसिडेंस, ठीक है। कौन से मतलब यहाँ पे हो गया कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं, कहने का मतलब। तो पूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम देखें, ये आपका वस्तु की कीमत रेखा हो गई है, औसत आगम रेखा AR, और ये सीमांत आगम, और AR को हम क्या कहते हैं, मांग वक्र भी कह सकते हैं। तो ये तीनों, प्राइस लाइन या मांग रेखा, औसत आगम और सीमांत आगम, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। फिर अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ अधिकतमीकरण में उत्पादन की मात्रा 100 प्रतिदिन निर्धारित की गई है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति अगर हम देखें पूर्ण प्रतियोगिता में, तो ये हमारा MR वक्र है, ये हमारा सीमांत लागत वक्र है, और ये संतुलन की स्थिति है, ठीक है, जहाँ पे उत्पादन की मात्रा कितनी है, माना कि 100 निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या होगा, सीमांत लागत और सीमांत आगम वक्र प्रतिच्छेद करते हैं, बिल्कुल सही है। इफ इट इंक्रीज इट्स आउटपुट टू 101, ठीक है, अगर फर्म क्या करती, यहाँ पे अपना उत्पादन बढ़ा के 101 इकाई करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से
रेवेन्यू वुड राइज बाय लेस देन इट्स कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो यहाँ पे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे सीमांत लागत एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कथन हमारा गलत है, सेकंड वाला। ठीक है, और तीसरा हमारा है कि आउटपुट को अगर 1 यूनिट कम किया जाता है तो यहाँ पे रेवेन्यू जो आगम है वो कम होगी लागत की तुलना में। तो ये भी बिल्कुल सही है। और फर्म जितना कुल अधिकतम लाभ अर्जित कर सकती है उतना अर्जित कर रही है इस बिंदु पर। तो ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे दूसरा कथन जो है वो गलत होगा। अगला देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ अधिकतमीकरण में उत्पादन की मात्रा 100 प्रतिदिन निर्धारित की गई है तथा लाभ कमा रहा है एक पूर्ण प्रतियोगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट होता है वो AR और AC कर्व के बीच के अंतर का होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। AR और AC के बीच में एक तरह से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, दोनों का अंतर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट विल इक्वल टू द गैप। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है SAC और ABC, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत के बराबर होगा। तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरा है जो टोटल रेवेन्यू है, कुल आगम है, वो AR को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बराबर होगी। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। और टोटल कॉस्ट जो है वो ABC को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें उसके इक्वल होगी, नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो औसत परिवर्तनशील लागत है उसको अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कुल लागत नहीं आएगी, क्या आएगी, कुल परिवर्तनशील लागत आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो गलत होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या हो रहा है, प्रतिदिन 100 यूनिट का उत्पादन किया जा रहा है किसी वस्तु का और उसको मार्केट प्राइस जो है AR है वो 10 रुपये पे एक तरह से क्या हुआ, बेचा जा रहा है। बट इवन देन इट वुड देन मेक ए लॉस। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्म जो है अपनी जो औसत लागत है उसको नहीं निकाल पा रही, मतलब वस्तु की जो कीमत है वो एक तरह से क्या है, इस 10 रुपये से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, फर्म का हानि हो रही है तो इस स्थिति में वस्तु की जो कीमत है अगर 10 रुपये है तो लागत क्या होगी, उसकी तुलना में ज़्यादा होगी। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में से अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का कौन सा भाग इसका अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। ये देखिए हमारा अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है। SMC और ये हमारा एक है औसत परिवर्तनशील लागत वक्र AVC। अब देखिए पूर्ति वक्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो भाग औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर होता है, ठीक है, सीमांत लागत वक्र का ये वाला जो भाग है वो एक तरह से किसको दर्शाता है, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति वक्र को दर्शाता है। तो पूर्ति वक्र की अगर हम बात करें तो सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग जो औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका, सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, सीमांत लागत वक्र का ऊपर बढ़ता हुआ भाग जो औसत परिवर्तनशील लागत AVC से ऊपर है वो किसको दर्शाता है, पूर्ति वक्र को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन की बात की गई है। तो दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जो सीमांत लागत हैं और औसत लागत हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा होना चाहिए, डी। फिर देखिए आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगी उद्योग में दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कब नीचे की ओर ढलान वाला होता है।
तो देखिए दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें उद्योग का जो पूर्ति वक्र है वो ऐसे बढ़ता हुआ भी हो सकता है जब लागतें क्या हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, बढ़ती लागतों की दिशा में कैसा होगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। घटती लागतों की दिशा में कैसा होगा, नीचे ओर गिरता हुआ। और स्थिर लागतों की जो दशा है उसमें कैसा होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कब नीचे की ओर ढलान वाला होगा, तो घटती लागतों की दशा में इस प्रकार का होगा।